दोस्तों, कमला देवी रोते रोते डीएम साहब के ऑफिस पहुंची। कमला देवी के हाथों और उनके गालों पर लाल लाल चोट के निशान थे। डीएम साहब के ऑफिस के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड था, जिसने कमला देवी को रोक दिया और कहा, आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन कमला देवी रोते रोते कहने लगी, मुझे डीएम साहब से मिलना है। अगर मैं डीएम साहब से नहीं मिली तो आज का दिन मेरे लिए आखिरी होगा। मुझे प्लीज डीएम साहब से मिलवा दीजिए, वरना मेरा पति मुझे जीने नहीं देगा। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड कमला देवी से कहने लगा, अब तुम सुबह आना, अभी साहब के सोने का समय है। उसी समय डीएम साहब अपनी खिड़की से कमला देवी और सिक्योरिटी गार्ड को देख रहे थे। तभी डीएम साहब अपने घर से बाहर आए और सिक्योरिटी गार्ड से कहा, इस महिला को अंदर आने दो। कमला देवी दौड़ती हुई डीएम साहब के पास आई और कहने लगी, साहब मेरी मदद करिए, मेरा पति मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। डीएम साहब कहने लगे, तुम चिंता मत करो, ऑफिस में चलो, वहां बैठकर बात करेंगे। डीएम साहब कमला देवी को ऑफिस में लेकर गए। कमला देवी की हालत बहुत ही खराब थी। वह बहुत दुबली पतली हो गई थी। उसके हाथ, मुंह और पैर पर चोट के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वह रोते रोते सिसकियां ले रही थी। डीएम साहब ने अपने नौकर से कहा, कमला देवी को पानी दो। कमला देवी ने पानी पिया। उसके बाद डीएम साहब कहने लगे, बताओ आखिर क्या हुआ है। कमला देवी का चेहरा झुका हुआ था। वह नीचे देखकर डीएम साहब से बात कर रही थी और कह रही थी, साहब मेरा पति रोजाना शराब पीता है। मैं सुबह से शाम तक लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, जिससे कुछ पैसा आता है और उससे घर चलाती हूँ। लेकिन मेरा पति वह पैसा मुझसे छीन लेता है और उन पैसों से दारू पीता है, बदले में मुझे ही मारता है। वह खुद भी कोई काम नहीं करता। यह सुनकर डीएम साहब को बहुत ही गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने कहा, माँ जी आप मुंह नीचे करके बात क्यों कर रही हैं, अपना मुंह ऊंचा तो करिए। कमला देवी कहने लगी, नहीं साहब, मैं आपसे आमने सामने कैसे बात कर सकती हूँ, आप तो इस जिले के कलेक्टर हैं। लेकिन जब डीएम साहब ने जोर दिया तो कमला देवी को मजबूरन अपना मुंह ऊंचा करना पड़ा। जैसे ही कमला देवी ने अपना मुंह ऊंचा किया और उसकी नज़र डीएम साहब पर पड़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि कमला देवी के सामने कोई और नहीं बल्कि उसका मरा हुआ बेटा खड़ा था, जो कि आज से करीब 20 साल पहले एक हादसे में मर चुका था। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हम आपके लिए रोजाना ऐसी सच्ची घटनाओं की कहानियां लाते रहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। देवी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो सकता है। उसका बेटा तो महज 4 साल की उम्र में ही उसे छोड़कर जा चुका था। जब कमला देवी ने डीएम साहब को ध्यान से देखा तो उनके चेहरे पर ठीक वैसा ही निशान था जैसा उसके बेटे के चेहरे पर था, एक काला निशान जो जन्म से ही था। कमला देवी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। डीएम साहब ने कमला देवी से पूछा, माँ जी क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गई, आपके चेहरे के हाव भाव क्यों बदल गए। कमला देवी कहने लगी, साहब मुझे एक बात बताइए, ये आपके चेहरे पर निशान कब से हैं। डीएम साहब बोले, ये निशान तो मेरा जन्म से ही है। तभी कमला देवी कहने लगी, क्या आपकी पीठ पर भी ऐसा ही एक काला निशान है। डीएम साहब कहने लगे, हाँ मेरी पीठ पर भी ऐसा काला निशान है, लेकिन आपको ये कैसे पता। यह सुनते ही कमला देवी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि डीएम साहब कोई और नहीं बल्कि उसका खोया हुआ बेटा ही है। कमला देवी रोकर डीएम साहब से कहने लगी, बेटा तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बिछड़े हुए बेटे हो। लेकिन डीएम साहब बोले, माँ जी आप कैसी बातें कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। तब कमला देवी ने पूछा, आपके माता पिता कौन हैं, जरा मुझे बताइए। डीएम साहब बोले, मेरे माता पिता तो दिल्ली में रहते हैं। कमला देवी कहने लगी, मेरा बेटा महज 4 साल की उम्र में मुझसे बिछड़ गया था। उसके बाद वह मुझे कभी नहीं मिला। मैंने और मेरे पति ने समझ लिया था कि वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। डीएम साहब ने कहा, मैं भी अपने माता पिता से 4 साल की उम्र में बिछड़ गया था। एक हादसे में मैं अपने माता पिता से अलग हो गया था, ऐसा मेरे माता पिता कहते हैं। जब ये बात डीएम साहब ने बताई तो यकीन हो गया कि डीएम साहब भी उसका खोया हुआ बेटा है। लेकिन आखिर ये कैसे हुआ। डीएम साहब ने दबी आवाज में पूछा, माँ जी
ये सब कैसे हुआ था? क्या सच में आप मेरी माँ हैं? मैं आप पर विश्वास कैसे करूं? तब कमला देवी ने जो खुलासा किया उसे सुनकर डीएम साहब के भी पैरों तले से जमीन खिसक गई। कमला देवी ने कहा, आज से करीब 22 साल पहले की बात है। कोटा राजस्थान में रहने वाली मैं कमला देवी पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी। मैं अपने कॉलेज में पढ़ रही थी, तभी मेरी मुलाकात पूरन नाम के एक टीचर से हुई। पूरन इसी कॉलेज में पढ़ाया करता था। वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत था और मैं भी दिखने में काफ़ी सुंदर थी। मैं पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी और पूरन अक्सर मेरी तारीफ पूरे कॉलेज में किया करता था। धीरे धीरे पूरन मन ही मन मुझे चाहने लगा था और एक समय ऐसा आया जब मैं भी अपने अध्यापक को चाहने लगी थी। धीरे धीरे कमला देवी बहाने से पूरन के यहाँ यानी अपने टीचर के यहाँ कोचिंग जाने लगी। पूरन और कमला देवी कोचिंग के बहाने एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। एक अध्यापक और एक छात्रा का संबंध कब प्रेमी प्रेमिका में बदल गया ये उन्हें ही पता न चला। जब कमला देवी ने अपने घर पर यह बात बताई कि वह पूरन से यानी अपने ही कॉलेज के टीचर से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती हैं, तो उसके घर वाले बहुत ही गुस्सा हुए। वे कहने लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि पूरन तुमसे उम्र में पूरे 5-6 साल बड़ा है और हम ये शादी नहीं कर सकते। तभी कमला देवी ने बहुत ही जिद की और कहने लगी, पूरन की अच्छी नौकरी है, वह पढ़ा लिखा है, उसके माता पिता के पास बहुत ही संपत्ति है, वह मुझे बहुत अच्छा रखेगा। पूरन ने भी कमला देवी के माता पिता से खूब मिन्नतें की। तब जाकर कमला देवी के माता पिता मान गए और दोनों की धूमधाम से शादी हुई। शादी के 1 साल बाद ही कमला देवी गर्भवती हो गई। उसके गर्भ में पूरन का एक बच्चा पल रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों को प्यार बहुत ही खास था। वे एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे। जब कमला देवी की डिलीवरी का समय आया तो उसने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया, जो कि लड़का था। पूरन अपने बच्चे को देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसने अपने बेटे का नाम राहुल रखा। पूरन राहुल से बहुत ही प्यार करता था और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता था। यह चीज समय पर मिल जाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और राहुल बड़ा होने लगा। जब राहुल 4 साल का हुआ तो वह गर्मियों की छुट्टी में घूमने की जिद करने लगा। कमला देवी भी पूरन से कहने लगी, हमें शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए। शादी के तुरंत बाद बच्चा हो गया और फिर हम घर गृहस्थी में उलझ गए। अब हमारा बच्चा भी बड़ा हो गया है तो क्यों न उसे घुमा लाए। पूरन के मन में थोड़े संकोच थे, लेकिन अपनी पत्नी और बेटे के जिद के आगे उसे झुकना पड़ा और ना चाहते हुए भी उसे हाँ कहनी पड़ी। पूरन अपनी पत्नी कमला देवी और बेटे राहुल के साथ हिमाचल घूमने चला गया। जून का महीना था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। समाचारों में भी खबर आ रही थी कि हिमाचल में कई जगह पहाड़ धंस रहे हैं और कई जगह बादल फट रहे हैं। लेकिन पूरन और कमला देवी इन बातों से बेखबर थे। वे जैसे तैसे हिमाचल मनाली शहर पहुंच गए। वहां कुछ दिनों तक वे घूमे फिरे और अपने बेटे राहुल को भी घुमाया। लेकिन उनके नसीब इतने खराब थे कि अचानक अत्यधिक बारिश के कारण वे वहीं फंस गए। वे ज्यादा कहीं घूमने भी नहीं जा रहे थे और होटल में ही कैद हो गए थे। रास्ते पर भूस्खलन के कारण कई जगह सड़कें बंद हो गई थी। ऊपर से बिजली भी नहीं थी, जिससे उन्हें अपने होटल में ही रुकना पड़ा। 3 दिन होटल में फंसे रहने के बाद जब रास्ते थोड़े खुले तो पूरन ने सोचा कि अब घर लौटना पड़ेगा, वरना आगे भी ये यहीं फंसे रहेंगे। लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें मना किया। रास्ते में कई जगह पहाड़ धंसे हुए हैं, पानी का स्तर बढ़ा हुआ है और नदियां उफान पर हैं, इसलिए अभी मत जाइए। लेकिन पूरन अब और रुकना नहीं चाहता था। उसकी नौकरी भी थी और वे पहले ही काफी समय से यहाँ फंसे हुए थे। पूरन ने कार निकाली और अपने परिवार के साथ घर की ओर रवाना हुआ। लेकिन अब उनके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी। एक ऐसी घटना जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। जब वे घर के लिए रवाना हुए तो शाम का समय था। अचानक ऊपर पहाड़ी से छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर गिरकर उनकी कार के आगे आ गए, जिससे वे आगे नहीं बढ़ पाए। भगवान की कृपा से वे उस समय तो बच गए। जैसे तैसे ड्राइवर ने उस रास्ते से गाड़ी निकाल ली, लेकिन आगे और भी बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वे गाड़ी से आगे बढ़े
अचानक रास्ता संकरा हो गया। अचानक वह रास्ता पूरी तरह से ढह गया और उनकी गाड़ी नदी में जाकर अटक गई। ये मंजर उनके लिए बहुत ही खतरनाक था। पानी का बहाव बहुत तेज था। नदी धीरे धीरे उनकी कार को आगे बढ़ा रही थी, लेकिन वहां से कुछ लोगों ने उनकी जान बचाने की कोशिश की। रस्सियों की सहायता से उन्होंने कार को तो रोक लिया, लेकिन जब बाहर निकलने की बारी आई तब पूरन ने दरवाजे खोल दिए। पूरन ने एक हाथ से रस्सी पकड़ ली और दूसरे हाथ से कमला देवी को थमा दिया। कमला देवी ने भी पूरन को कसकर पकड़ रखा था और अपनी गोद में राहुल को सुरक्षित रखा था। जब गांव वाले रस्सी की सहायता से तीनों को खींच रहे थे, तभी अचानक कमला देवी की हाथ से राहुल, जो कि महज 4 वर्ष का था, छूट गया और नदी में बह गया। शाम का समय था और ज्यादा उजाला भी नहीं था। जैसे ही कमला देवी के हाथ से उनका बच्चा छूटा, वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, राहुल राहुल। जब पूरन ने यह भयावह दृश्य देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वे अपने बेटे को अपनी आंखों से नदी में बहता हुआ देख रहा था। जैसे तैसे गांव वालों ने उन दोनों को तो बचा लिया, लेकिन वे उस बच्चे को नहीं बचा पाए। रात हो चुकी थी। सुरक्षा कर्मियों ने भी राहुल को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन राहुल कहीं नहीं मिला। अगला दिन हुआ। सुबह एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम आई, लेकिन वे भी बच्चे को नहीं ढूंढ पाए। पूरन राहुल के खोने का दोष कमला को देने लगा। यह कमला देवी से कहने लगा, तूने ही राहुल को सही से नहीं पकड़ा था, जिसके चलते वह बह गया, और तू ही आने की जिद कर रही थी। राहुल बच्चा था, लेकिन तू तो बड़ी थी। अगर हम यहाँ नहीं आते तो हमारे साथ ये घटना नहीं होती और आज हमारा बच्चा हमारे पास होता। बेचारी कमला देवी क्या करती? वह बस चुपचाप सुन रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन राहुल का कोई पता नहीं चला। पूरन और कमला देवी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा होगा। करीब 1 महीना बीत गया, लेकिन बच्चे का कुछ भी पता न चला। पूरन अपने बच्चे की याद में और ज्यादा बिलखने लगा, क्योंकि वह राहुल से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। राहुल के गम में डूबकर उसने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया। शराब के नशे में वह गलत रास्ते पर चला गया। उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी और धीरे धीरे अपनी सारी संपत्ति और जायदाद भी जुए में हार दी। धीरे धीरे वह सड़क पर आ गया। अब कमला देवी को अपना घर चलाने के लिए कुछ तो करना था, इसलिए वह झाड़ू पोछा करने वाली बाई बन गई। वह लोगों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन धोने का काम करने लगी। इससे जो भी थोड़ा बहुत पैसा आता, उससे वह घर का किराया देती और घर में राशन भरती। लेकिन उसमें से भी अधिकतर पैसा पूरन अपने नशे के लिए ले लेता था और उल्टा कमला देवी को ही प्रताड़ित करता। वह अक्सर कहता, तेरे कारण ही मेरा बच्चा मुझसे छीना है, तूने ही मेरा बच्चा छीना है। ऐसे ही समय बीतता गया। करीब 20 साल बीत चुके थे और आज देखो कैसा दिन आ गया था। कमला देवी डीएम साहब के सामने खड़ी होकर कह रही थी, बेटा ये सब हुआ था उस दिन, और आज 20 साल बाद तुम मेरे सामने एक डीएम बनकर बैठे हो। भगवान की क्या लीला है, भगवान ने क्या न्याय किया है। अगर आज तुम्हारे पापा मुझे नहीं मारते और यहाँ नहीं आती तो शायद तुम मुझे नहीं मिलते। यह सुनकर डीएम साहब की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत कमला देवी को गले लगा लिया। डीएम साहब कहने लगे, माँ अब तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, अब तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कमला देवी ने कहा, बेटा तुम कहीं भी नहीं मिले थे, आखिर तुम कैसे बचे? तब डीएम साहब कहने लगे, ये तो मुझे भी नहीं पता, ये सब तो मेरे माता पिता जो दिल्ली में रहते हैं वही आपको बता पाएंगे, क्योंकि उस समय तो मैं बहुत छोटा था और उसके बाद से मैंने उन्हीं को अपना माता पिता माना था। जब डीएम साहब ने अपने माता पिता को फोन लगाया और कमला देवी से बात कराई तो उनके दिल्ली वाले माता पिता ने पूरी घटना बताई। उन्होंने कहा, हम भी उसी समय मनाली घूमने गए हुए थे। जब हम रास्ते में तब हमें एक बच्चा नदी किनारे घायल पड़ा मिला। हमने सोचा कि इसे अस्पताल ले जाना चाहिए। जब हम उसे अस्पताल ले गए तो उसका 1 दिन तक इलाज हुआ। जब वह होश में आया तो उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, यानी कि राहुल को अपनी कोई भी यादें नहीं थी। तभी हमने सोचा कि क्यों ना इसे गोद ले ले। हमारी शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन हमें कोई संतान नहीं थी, इसलिए हमने फैसला किया कि इस बच्चे को अपना लेंगे और किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। जब राहुल का इलाज हुआ तो हम उसे अपने साथ
दिल्ली ले आए और उसका पालन पोषण किया। हमने उसे पढ़ाया लिखाया और आज वह कलेक्टर बन चुका है। जब ये बात डीएम साहब और कमला देवी ने सुनी तो उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। वे बेचारे क्या बोलते। कमला देवी आखिर क्या बोलती। जो हुआ वह तो भगवान की लीला थी। जब डीएम साहब ने कहा कि मेरे सामने मेरी असली माँ है तो उनके दिल्ली वाले माता पिता ने भी खुशी जताई और कहा, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तू हमें मत भूलना। तब डीएम साहब ने फैसला किया कि वे अब अपने असली माता से भी मिलेंगे, क्योंकि वह उनसे बहुत प्रेम करते थे। कमला देवी ने कहा, बेटा तुम्हारे पिता तुम्हारे जाने के बाद बिल्कुल बदल गए थे। जब तक तुम उनके साथ थे तब तक वे बहुत ही अच्छे इंसान थे। वह तुझसे बहुत प्रेम करते थे और आज जब वह तुमसे वापस मिलेंगे तो वे बहुत ही खुश हो जाएंगे। जब डीएम साहब कमला देवी के साथ यानी अपनी माँ के साथ अपने असली पिता के पास गए और झुग्गी के दरवाजे को खटखटाया तो अंदर से डीएम साहब के पिता यानी पूरन बाहर आए। पूरन की दाढ़ी बढ़ी हुई थी। उनकी हालत बहुत ही खराब थी। उसने बहुत अधिक शराब पी रखी थी। जब कमला देवी ने कहा, देखो मेरे साथ कौन आया है, तो पूरन ने कहा, कौन है, तू किसे लेकर आई है। जब पूरन की नज़र डीएम साहब पर पड़ी तो वह दंग रह गया और कहने लगा, ये कौन है। तब कमला देवी ने कहा, ये तुम्हारा बिछड़ा हुआ बेटा है, ये राहुल है। पूरन कमला देवी से कहने लगा, तू मुझे पागल बना रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तेरी कोई चाल है। मैं नशे में हूँ, इसका फायदा मत उठा। लेकिन कमला देवी कहने लगी, जरा ध्यान से देखो, इनके चेहरे पर वही निशान है जो राहुल के चेहरे पर था, और तो और इनकी पीठ पर भी वैसा ही निशान है जो राहुल की पीठ पर था। जब पूरन ने ध्यान से डीएम साहब को देखा तो वह समझ चुका था कि ये उसका बिछड़ा हुआ बेटा ही है। पूरन ने अपने बेटे को गले लगा लिया और डीएम साहब ने भी अपने माता पिता को गले से लगा लिया। पूरे 20 सालों बाद डीएम साहब को अपने असली माता पिता वापस मिल चुके थे, लेकिन असली जीत तो कमला देवी की हुई थी। 20 सालों तक उनके संघर्ष किया, अपने पति के हाथों मार खाई, लोगों के घरों में बर्तन मांजकर घर का गुजारा किया और पूरे 20 सालों के बाद उसे अपना बेटा मिला। वह भी एक डीएम जिला अधिकारी के पद पर नियुक्त हुआ। इसके बाद डीएम साहब ने एक निर्णय लिया कि अब उनके असली माता पिता हमेशा उनके साथ रहेंगे। लेकिन उन्होंने अपने दिल्ली वाले माता पिता, जिन्होंने उन्हें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और कलेक्टर बनाया, उन्हें भी माता पिता का दर्जा दिया। वे दोनों ही माता पिता को अच्छे से निभा रहे थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ये घटना दिल दहलाने वाली थी। कहा जाता है कि ऊपर वाला परीक्षा लेता है अपने भक्तों की, लेकिन उसके साथ कभी भी अन्याय नहीं होने देता। ऊपर वाले की लीला न्यारी है, कब कौन किस मोड़ पर मिल जाए ये कोई नहीं जानता। अंत में भगवान ने न्याय किया और एक बिछड़े हुए बेटे को अपने माता पिता से मिला दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।